हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 10 में आप सबका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में रसायन शास्त्र का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो हर एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। और साथ में वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी दबा लीजिए, क्योंकि रोज़ इसी तरह का वीडियो मैं आप लोग के लिए लाऊँगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? ये मिलता है दोस्तों प्राकृतिक तत्व में। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक तत्व। अब बात हुई तत्व का, तत्व क्या है? तो चलिए तत्व के बारे में जानते हैं। देखिए, तत्व वे पदार्थ हैं जो किसी भी प्रकार से दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं और न ही बनाए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तांबा, चांदी, सोना इत्यादि। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो यह है दोस्तों चक्रण से। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो यह दोस्तों चक्रण से। चलिए अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? ये किया है दोस्तों जॉन डाल्टन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉन डाल्टन। पदार्थ के परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तावित किया है दोस्तों जॉन डाल्टन में। चलिए तो जॉन डाल्टन से कुछ जुड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं इसमें आप लोग के बीच चलिए, जॉन डाल्टन का जन्म 6 सितंबर 1766 को इसका जन्म हुआ है और 7 जुलाई 1844 ईस्वी को इसका मृत्यु हो गया है। ये दोस्तों अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। इन्होंने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रचलित है। डाल्टन का जन्म सन 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। इन्होंने 12 वर्ष की आयु में एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में जॉन डाल्टन कॉलेज में गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र पढ़ाने वेफ के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण और शोध कार्य में व्यतीत किए। सन 1903 ईस्वी में इन्होंने अपनी परमाणु सिद्धांत को प्रस्तावित किया जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए इससे इम्पोर्टेंट कुछ देखते हैं। चलिए, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करते हैं जो 2 हाइड्रोजन एटम मिलाकर हीलियम का एक एटम बनाते हैं और बहुत सारी ऊर्जा अवमुक्त करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है, जब एक ताम्रदंड को जलीय सिल्वर
नाइट्रेट विलयन में डुबोया जाता है तो उसका रंग बदलकर नीला हो जाता है, क्यों? क्यों? तो ये हो जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तांबा चांदी की अपेक्षा अधिक आसानी से अपचयित हो जाता है। तांबा चांदी की अपेक्षा अधिक आसानी से अपचयित हो जाता है। ये क्यों हो जाता है, चलिए देखते हैं। कि जब एक ताम्रदंड को जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबोया जाता है तो उसका रंग बदलकर नीला हो जाता है, क्योंकि तांबा चांदी की अपेक्षा आसानी से अपचयित हो जाता है। क्यों हो जाता है दोस्तों? तांबा चांदी की अपेक्षा काफ़ी अधिक आसानी से अपचयित हो जाता है। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस ईंधन का मान सबसे अधिक होता है? यह होता है दोस्तों हाइड्रोजन का। निम्न में किसका मान सबसे अधिक होता है? तो यह दोस्तों हाइड्रोजन का। चलिए इससे हाइड्रोजन के देखिए, उपयुक्त ईंधनों में हाइड्रोजन का ईंधन का मान सबसे अधिक होता है। प्रत्येक ईंधन का मान देखिए, जैसे हाइड्रोजन का मान सबसे 50 है, 150 है। चारकोल का 33 है। प्राकृतिक गैस का 33.50 है। गैसोलीन का 50 है। आपसे पूछे सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा हाइड्रोजन, सबसे कम तो चारकोल, सबसे उसके बाद तो हो जाएगा गैसोलीन। तो ये आप इसको याद करके रखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में अस्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, ये कौन है? चलिए तो ये होगा सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में स्थायी रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है सोडियम थायोसल्फेट। चलिए अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जान लेते हैं। फोटोग्राफी में अस्थायी के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद करके कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए लोहे के साथ कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है? चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम धातु को उपयोग किया जाता है। चलिए तो इससे जुड़े कुछ जान लेते हैं। देखिए स्टेनलेस स्टील एक इस्पात है जो वायुमंडल तथा कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से कुलपतित यानी खराब नहीं होता है। कुलसित का मतलब होता है खराब। साधारण इस्पात की अपेक्षा ये अधिक ताप भी सह सकते हैं। इस्पात में ये गुण क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होता है। इसमें 15 से 20% क्रोमियम और 8 से 10% निकेल तथा साधारण स्टील होता है। क्रोमियम इस्पात के बाह्य तल को निष्क्रिय बना देता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है मेरा, किसी अम्लगम एक घटक हमेशा होता है। तो ये होता है दोस्तों पारा। किसी अम्लगम का एक घटक हमेशा होता है दोस्तों पारा। पारा तथा अन्य किसी धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु को संलयन या सारांश कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ को
एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। चलिए, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट इसे एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र KMnO4 होता है। यह प्रबल ऑक्सीकारक है। जल में घुलकर यह तीव्र गुलाबी या बैंगनी रंग का विलयन बनाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का जलीय विलयन बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए गुणवत्ता युक्त मिश्रण है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है लेड पेंसिल कितने प्रतिशत होता है? तो ये होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। लेड पेंसिल में ग्रेफाइट होता है और शीशा नहीं होता है, इसलिए इस लेड का प्रतिशत 0 होता है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ। देखिए, अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया है? ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? तो टेक्नीशियम में तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया दोस्तों, टेक्नीशियम में। चलिए, अब टेक्नीशियम के बारे में कुछ जान लेते हैं। चलिए, टेक्नीशियम सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है। इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। पेंसियम एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। टेक्नीशियम सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो यह है दोस्तों मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण। जल में अस्थायी कठोरता मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण होती है। चलिए, अब जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता काल्गन विधि द्वारा दूर की जाती है। जल की अस्थायी कठोरता काल्गन विधि द्वारा दूर की जाती है। काल्गन सोडियम का संकर लवण है जिसका रासायनिक सोडियम हेक्सामोनोफॉस्फेट है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? तो यह है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड हवा से भारी पानी में अघुलनशील, गंध स्वादहीन एवं रंगहीन गैस है जो मानव के साथ साथ अन्य जीवों के लिए भी अत्यंत हानिकारक है। सभी वायु प्रदूषकों में यह 50% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। इसे दमाघोट गैस भी कहते हैं। श्वास के माध्यम से मानव शरीर पहुंचकर ये रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वाहन क्षमता को बिल्कुल कम कर देती है, जिसके फलस्वरूप मानव की मृत्यु हो जाती है। ध्यात है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की मनुष्य के रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से क्रिया करने की क्षमता
ऑक्सीजन की अपेक्षा 250 गुना अधिक है। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वायुमंडलीय प्रदूषक गैस जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होकर हृदय रोग की चिकित्सा में प्रयोग होती है? ये होती है दोस्तों नाइट्रिक ऑक्साइड। ये होती है दोस्तों नाइट्रिक ऑक्साइड। अब नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में कुछ जान लीजिए। चलिए, यह 1998 में 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों को नाइट्रिक ऑक्साइड से जुड़ी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी खून की नलियों में बनने वाली गैस है। इससे खून पतला होता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जब हमारा शरीर कम मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है तो इससे दिल की बीमारियों और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों का अंदेशा बढ़ जाता है। शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए अर्जिनिन नाम के अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है। बुजुर्गों में जब नाइट्रिक ऑक्साइड बनना बंद होता है तो उनके बूढ़े होने की रफ्तार तेज़ी से हो जाती है। चलिए दोस्तों, तो आज का क्वेश्चन समझ आया होगा आप लोग को। आज का क्वेश्चन यहीं तक था। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी दबा लीजिए, क्योंकि रोज़ इसी तरह का वीडियो आपको बार बार मिलेगा। और साथ में